Good morning, all of you. Today I will teach you the President of India. आज हम आपको भारत के राष्ट्रपति के संबंध में बताएंगे. प्रेसिडेंट in Article 52, it is derived that there shall be the President of India. There shall be it is derived under Article 52. अनुच्छेद 52 में है बंधित है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां इन आर्टिकल 53 इट इज स्टेटेड दैट कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी. ऑल दी एग्जीक्यूटिव पावर्स विल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी और राष्ट्रपति अपने कार्यपालिका के अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से सहायता एवं सलाह से कार्य करेगा. मीन्स राष्ट्रपति कार्यपालिका के अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से कार्य करेगा. इस तरह से भारत में संसदीय प्रणाली की व्यवस्था को अपनाया गया है. संसदीय प्रणाली के अंतर्गत यद्यपि कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष कार्यपालिका वास्तविक रूप में मंत्रिपरिषद में नियुक्त होती है जिसका कि प्रधानमंत्री होता है. The real executive power is vested in the ministers of the council, whose head is the Prime Minister of India, and the President of India is nominal head of the executive. भारत का राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का नाममात्र का अध्यक्ष होता है. यद्यपि राष्ट्रपति जो है संविधान का अध्यक्ष होता है, लेकिन संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख मंत्रिपरिषद जिसका कि प्रधानमंत्री होता है उसमें निहित की गई है. क्योंकि अमेरिका के संविधान में वहां पर अध्यक्षात्मक शासन की प्रणाली की व्यवस्था की गई है. तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष रियल एग्जीक्यूटिव हेड जो है प्रेसिडेंट होता है, जो कि जनता द्वारा इज directly elected by the people of America. वह जनता द्वारा सीधे निर्वाचित होता है. अमेरिका में राष्ट्रपति का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा होता है और वह विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है. लेकिन भारत में जहां की संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, इंडिया देयर इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. देयर इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. भारत में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है. तो संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत जो है वास्तविक स्थिति मंत्रिपरिषद में निहित होती है, क्योंकि मंत्रिपरिषद
सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। उसका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है संसद के प्रति है। अनुच्छेद 74 में यद्यप इन आर्टिकल 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई है। आर्टिकल 74 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए राष्ट्रपति को एड एंड एडवाइस, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सहायता सलाह के अनुसार कार्य करना पड़ता है और राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन मंत्रिपरिषद यदि किसी विधेयक को उसी रूप में वापस भेज देती है तो राष्ट्रपति के उन्हें निर्देशों के अनुसार जो है नियम का पालन करना पड़ता है। इस ढंग से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। भारत का राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का नाममात्र का अध्यक्ष होता है, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था के अंतर्गत वास्तविक शक्ति जो है कार्यपालिका की वास्तविक प्रमुख जो है मंत्रिपरिषद तथा उसका प्रधानमंत्री होता है। तो राष्ट्रपति जो है अपने अधीनस्थ सबऑर्डिनेट पदाधिकारियों की माध्यम से कार्य करेगा। अधीनस्थ कार्यपालिका के अधीनस्थ पदाधिकारी, मतलब कार्यपालिका के अधीनस्थ पदाधिकारी कौन है इसको भारतीय संविधान के अंतर्गत बताया नहीं गया है, क्योंकि मिनिस्टर्स भी कार्यपालिका के पदाधिकारी के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से अधीनस्थ पदाधिकारियों के बारे में भारतीय संविधान में इसके बारे में बताया नहीं गया है कि सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स कौन है, लेकिन यह बताया गया है कि मिनिस्टर्स will also come into the meaning of subordinate officers। सबऑर्डिनेट के अंतर्गत कार्यपालिका के अधीनस्थ पदाधिकारी के अंतर्गत मंत्री भी आते हैं। तो इस तरह से भारतीय संविधान के अंतर्गत इम्परर बनाम शिवनाथ, इम्परर वर्सेस शिवनाथ के मामले में कहा गया है कि कार्यपालिका के वास्तविक पदाधिकारी, कार्यपालिका के अंतर्गत वास्तविक पदाधिकारी कौन है इसका जिक्र संविधान में नहीं किया गया है, और यहाँ तक कि मंत्री भी कार्यपालिका के पदाधिकारी के अंतर्गत आते हैं। तो भारत का राष्ट्रपति चूंकि मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह के अनुसार कार्य करता है, इसीलिए राष्ट्रपति को जो है मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में लिखा गया है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति पर निहित होगी और इनके अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से राष्ट्रपति कार्य करेगा। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जो है कहाँ तक है, संसद उस विषय का निर्धारण करती है। इस तरह से
राम जवाय वर्सेस राम जवाय वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को विधायी नीतियों का निर्धारण, विदेशी नीति का निर्धारण, कूटनीतिज्ञों का अपॉइंटमेंट का आदि का अधिकार होता है। तो राष्ट्रपति विधायी शक्तियों तथा राष्ट्रपति को वैवेकिक शक्तियां भी दी गई हैं। इनका निर्धारण, इनकी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति को इन सब कार्यों का संचालन करना पड़ता है। इस तरह से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो जो है, चाहे डिप्लोमेटिक एजेंट्स हों, राजनयिक प्रतिनिधि हों या वाणिज्य दूतावासों के प्रतिनिधि हों, विधायी नीति का निर्धारण करना हो तो इस सब मामले में जो प्राधिकार है किसको दिया गया है? भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है। तो भारत के राष्ट्रपति होने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इसको हम आपको बताएंगे। व्हाट विल बी द क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रपति होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए, इसको हम आपको बताएंगे। पहला, he shall have the citizen of India. He must be the citizen of India. उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। पहला, वह भारत का नागरिक है। दूसरी शर्त यह है कि must attain the age of 35 ईयर। उसे 30 वर्ष की से कम आयु का नहीं होना चाहिए। मीन्स ही इज नॉट लेस देन 35 ईयर्स। ही इज नॉट लेस देन 35 ईयर्स। तीसरा, संसद के का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ही इज एबल the member of पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मतलब क्या है? यहाँ पर वह है कि वह लोकसभा का सदस्य होने की, निर्वाचित होने की, मेंबर ऑफ लोकसभा या हाउस ऑफ पीपुल, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और उसे संसद के किसी भी क्षेत्र में उसका नाम निर्वाचन नामावली में हो। तो संसद के किसी भी क्षेत्र में उसका नाम निर्वाचन नामावली के रूप में जो है होना चाहिए। Means he must be the elect in the list of, his name must be in the list of, his name must be in the list of any एरिया। उसे किसी भी क्षेत्र में निर्वाचन नामावली के रूप में उसका नाम इंगित होना चाहिए। और जो अंतिम शर्त है इसमें बताया गया है राष्ट्रपति होने के लिए कि वह जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या उसके अधीनस्थ किसी भी ऑफिस में किसी भी ढंग से लाभ का पदधारण नहीं करना चाहिए। He is not
holding the office of prophet, holding the office of prophet in central government or state government, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी जगह पर उसे लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, किसी भी पदाधिकारी के रूप में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो राष्ट्रपति के रूप में अपना जो है त्याग पत्र दे देगा। इस तरह से भारत के राष्ट्रपति होने के लिए कुछ योग्यताएं भेज दी गई हैं, जिसको कोई आपने देखा कि अगर इतनी शर्तें पूरी होती है तो राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो सकता है। द नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिलीवर टुमारो। थैंक यू वेरी मच।